हेलो आई एम वैशाली, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेक्चर 2। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक प्रिपरेशन सीरीज़ में, हमने स्टार्ट किया था लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग में मैंने लेक्चर 1 ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड। अगर आपको याद हो तो किसी भी गिवन एलपीपी को हमें जब सॉल्व करना होता है उसके पास कुछ मैथड्स होते हैं, जिसमें अगर 2 वेरिएबल्स का केस है तो सबसे ईजी है हमारा ग्राफिकल अप्रोच अप्लाई करना। सो ग्राफिकल अप्रोच हमने समझी थी, ग्राफिकल मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, ग्राफिकल मेथड के एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं वो हमने समझे थे, और उसके बाद हमने उस पर बेस्ड PYQs किए थे गेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, मतलब 19, 20 और 21 के आई थिंक, ठीक है ना। सो अब जो भी एस्पिरेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड से हैं 2023 गेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी है। इस प्रिपरेशन सीरीज का आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2। लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर जो है डुअलिटी का, ठीक है ना। सो अभी डुअलिटी के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो बताती हूँ। और एक चीज़ मुझे और बतानी थी कि आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन मतलब कर रहे हैं तो किस तरीके से करें। देखिए जो OR है ना, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग, जैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कह रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है, गेट 2023 के सिलेबस में दिया है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आपने देखे हो तो लीनियर प्रोग्रामिंग में से 3 मार्क्स से लेकर 9 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम 9 मार्क्स तक का आपका जो मार्क्स हैं वो कवर हो जाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग के जो चैप्टर्स हैं जैसे ग्राफिकल मेथड है, डुअलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, असाइनमेंट है, ये 4-5 चैप्टर करके ही आप 9 मार्क्स ना आसानी से ला सकते हो। ग्राफिकल मेथड पे हमेशा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आता है, सो 1 मार्कर या 2 मार्कर में आता है, सो 2 या 3 मार्क्स आप ग्राफिकल मेथड से ले सकते हो। इसी तरीके से डुअलिटी से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है जो डुअलिटी चैप्टर के थ्योरम्स पे बेस्ड आता है, जैसे फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम हो गई, वीक डुअलिटी थ्योरम हो गई, स्ट्रॉन्ग डुअलिटी थ्योरम हो गई। उसके बाद कुछ डुअलिटी थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो यूजुअली 1 या 2 मार्क्स के आते हैं। इसके अलावा जो डुअलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अलावा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो कि 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से मोर देन 1 क्वेश्चन आर करेक्ट। सो ऐसा क्वेश्चन 2021 में भी आया था और 2 में भी आया था डुअलिटी पे बेस्ड, ठीक है। और दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग डुअलिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, और मतलब एक डुअलिटी और स्ट्रॉन्ग डुअलिटी के दोनों के मर्ज पे बेस्ड थे, स्ट्रॉन्ग और वीक डुअलिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, ठीक है ना। तो वो मैं अभी आपको आज बताऊंगी। सो 2 क्वेश्चन हमारे डुअलिटी से भी आ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट से क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चन यही हो गए। अगर एक ट्रांसपोर्टेशन से, एक असाइनमेंट से, तो एक ग्राफिकल से, एक डुअलिटी से, इस तरीके से कुछ आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है ना। सो आज का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसकी थ्योरी और क्वेश्चन दोनों हम कवर करेंगे। इसके जो नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स, मैं दोबारा से बता रही हूँ, इसके जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप उससे डाउनलोड करके प्रिपेयर करिए। प्रीवियस ईयर के और भी जो क्वेश्चंस होंगे डुअलिटी पे बेस्ड उनको भी प्रैक्टिस करिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द टॉपिक डुअलिटी। पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए प्राइमल वर्ड का, जो हम इस चैप्टर में बार बार यूज़ करेंगे, और डुअल का, कि प्राइमल और डुअल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। हमारे पास कोई भी गिवन एलपीपी है, ठीक है। इफ़ वी हैव अ गिवन एलपीपी, मतलब कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमें एक गिवन है, देन द associated LPP is called as the dual of the given LP. Linear programming. If we have a given LPP, then the associated other problem with that original LPP is called as your dual of the LPP, ठीक है। So that means जो हमें given problem होगी वो हमारी कहलाएगी प्राइमल, और जो इस प्राइमल से associated एक और प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम हमारी कहलाएगी dual of LPP या dual of प्राइमल। क्लियर है। सो हमें जो प्राइमल प्रॉब्लम दी होगी वो किस तरीके से हम लिखते हैं वो देखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइमल क्या है, अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइमल दी गई हो तो उसकी डुअल क्या बनेगी वो बताते हैं। देखिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का है, ax1 प्लस a1x1 प्लस a2x2 सो an(xn), सब्जेक्ट टू c1x1 c11x1 c12x2 प्लस सो ऑन। जब भी मैक्सिमाइजेशन टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा तो सिंबल हमेशा होगा लेस देन इक्वल टू b1। इसी तरीके से cn1x1 प्लस cn2x2 सो ऑन लेस देन इक्वल टू bn, एंड x1 x2 सो ऑन xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारी एक स्टैंडर्ड LPP है,
ठीक है, ये हमारी एक स्टैंडर्ड एलपीपी है। अब इससे एसोसिएटेड जो हमारी डुअल बनेगी वो हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का है तो यहाँ बन जाएगा मिनिमाइजेशन टाइप का। वेरिएबल आपने यहाँ पे x यूज़ किया है तो वेरिएबल इसकी जगह हम y यूज़ कर लेते हैं, तो z y विच इज़ इक्वल्स टू। सो यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट्स हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो a1 a2 an सो ऑन, ये जो सारे कोफिशिएंट्स हैं दैट मीन्स कि जो कॉस्ट वेक्टर्स हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करेंगी उनको हम चेंज कर देंगे और उसकी जगह हम क्या ले आएंगे, हम ले आएंगे ये राइट हैंड साइड की जो वैल्यू, दैट मीन्स राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आपकी यहाँ चली जाएगी और ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, CSI का जो भी जून 22 का पेपर है ना उसमें भी ये क्वेश्चन एक आया है 3 मार्क्स का आपके पार्ट बी में, इसी पे बेस्ड, तो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो वो वैल्यूज़ आपकी स्वैप हो जाएंगी। कैसे लिखेंगे हम, देखो b1 और वेरिएबल x1 की जगह क्या बन जाएगा y1 प्लस b2 वेरिएबल आपका बन जाएगा y2 प्लस सो ऑन bn और yn। ये हमारा बन गया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, किसके लिए, डुअल के लिए। अब हम बनाएंगे इसमें सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब जो ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ये C11 C12 C13 सो ऑन C1n, ये सारी वैल्यूज़ हमारी हट जाएंगी, ठीक है। और इसकी जगह जो यहाँ पे वैल्यूज़ दी हैं, मतलब कि जो आपका कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो आपको मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है ना, ए जो आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है, उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का आप क्या कर लोगे, ट्रांसपोज। तो आपको क्या मिलेगी, आपको कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे आपके डुअल के लिए, फाइन। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से लिखेंगे, देखिए C11 C21 यहाँ पे आ जाएगा y1 प्लस 21 y2 प्लस सो ऑन प्लस Cn1 yn विच इज़ लेस देन। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइजेशन टाइप का है, तो हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो अब ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे आएगा और अब हमारा आ जाएगा C1। क्यों, क्योंकि जो ये वाली वैल्यू है, सॉरी A1, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने A1 लिया था, यहाँ मैं A1 लिख देती हूँ, क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट बनाओ C21 y1 प्लस C21 नहीं आएगा, C12 ये वाला आएगा, C12 ये देख रहा है, C12 ये वाला आएगा, ये पूरी सेकेंड कॉलम आएगी। सो C12 y1 C22 y2 प्लस सो ऑन C2n yn ग्रेटर देन इक्वल टू C2 सो ऑन कंप्लीट हो जाएगा। एंड y1 y2 सो ऑन yn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप क्लियर हो गया। हमने अभी तक क्या समझा कि एक गिवन प्रॉब्लम LPP के साथ हमेशा एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम एसोसिएटेड रहती है। जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होती है, ओरिजिनल प्रॉब्लम जो होती है उस ओरिजिनल प्रॉब्लम को हम कहते हैं LPP, ठीक है। जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती है ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ उसको हम कहते हैं डुअल ऑफ LPP। आई होप ये क्लियर है। गिवन LPP से डुअल ऑफ LPP को बनाया कैसे जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। सिंबल्स का ध्यान रखना, मैक्सिमाइजेशन है तो कंस्ट्रेंट लेस देन के आएंगे, वहाँ पे मिनिमाइजेशन है तो कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू के आएंगे, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसके बाद हम करेंगे इसकी थ्योरम्स ताकि फिर हम PYQs कर सकें। इस तरीके का ही क्वेश्चन इस बार एग्जाम में CSIR के एग्जाम में भी आया था, जून 22 वाला जो एग्जाम हुआ है अभी, जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया, ऐसे ही क्वेश्चन था। देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो हमें डुअल बनाना है, क्या बनाना है, हमें डुअल ऑफ गिवन LPP बनाना है ना। सो हम डुअल बनाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का, ध्यान से देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का है। वेरिएबल्स दो हैं x1 x2 और सिंबल लेस देन और इक्वल टू का यूज हुआ है, ठीक है ना। सो हम जो प्रॉब्लम लिखेंगे वो कैसे बनेगी, वो बनेगी मिनिमाइजेशन और zx की जगह मैं zw ले रही हूँ। अब वेरिएबल देखो, ये वाले वेरिएबल हमारे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा मेरा 16 और यहाँ पे आ जाएगा w1। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि सिंबल मैक्सिमाइजेशन के साथ लेस देन के होने चाहिए। सेकंड वाली इक्वेशन अगर आप देखो तो ये मैक्सिमाइजेशन के साथ ग्रेटर देन का सिंबल है, दैट मीन्स कि ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में नहीं है। तो मुझे इस वाली कंस्ट्रेंट को स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1। तो मेरी ये कंस्ट्रेंट बन जाएगी -5x1 -2x2 विच इज़ लेस देन इक्वल टू -20। इसका मतलब जो कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा वो आएगा -20 और w2, ठीक है। अब इसके बाद सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बनेंगे तो उसमें रोज को कॉलम बना देंगे और कॉलम्स को रोज। तो मैं ये वेरिएबल्स यूज़ करूँगी 2 w1 और यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा -5। बहुत क्लियरली देखना, फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट द गिवन प्राइमल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन टू राइट इट्स डुअल, ओके। सो अब ये नेक्स्ट बन जाएगा आपका -5
W2। इसी तरीके से नेक्स्ट वाली कॉलम को लेते हैं 6W1 और यहाँ से आएगा -2 W2। सिंबल क्योंकि मिनिमाइजेशन टाइप की है तो सिंबल होगा ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों में। और अब हमारे पास ये कोफिशिएंट्स आएंगे 3 और 4, ठीक है, ये वाले 3 और 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड W1 W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपको गिवन प्राइमल की डुअल प्रॉब्लम बनानी आ गई। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अब समझते हैं कुछ थ्योरम्स कि कौन कौन सी थ्योरम्स है जिनके स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। उन थ्योरम्स को मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ और पूरे स्टेटमेंट्स आपको मेरे PDF नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथ जो आपके साथ स्टूडेंट्स गेट मैथमेटिक्स 2003 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखने वाली हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। ऐसा ही चार्ट अपने नोट्स में ही बना लेना क्योंकि ये ईजी रहेगा लर्न करने के लिए ना। स्टेटमेंट्स याद नहीं होते बट चार्ट जल्दी याद हो जाता है। सबसे फर्स्ट, इफ द गिवन primal problem has a finite optimal solution then the associated dual also has a finite optimal solution। that means कि जो हमारा given primal problem है अगर उसके पास finite optimal solution आ रहा होगा, ठीक है, finite optimal solution आएगा तो जो हमारी associated dual है उसके पास भी हमें finite optimal solution मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, मैं सारे स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ यहाँ पे इसी तरीके से। ऑप्टिमल वैल्यूज़ जो होंगी, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी जो ऑप्टिमल वैल्यूज़ होंगी वो प्राइमल की और डुअल की दोनों की सेम होंगी। तो स्टेटमेंट ये होता है द ऑप्टिमल वैल्यूज़ ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सेम फॉर द प्राइमल एंड द डुअल प्रॉब्लम। सो सेम ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी यही सेम आ जाएगा, सेम ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर। अब हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड। इफ द प्राइमल इज अनबाउंडेड देन व्हाट वी कैन से अबाउट डुअल। तो हम इस पे काम कर रहे हैं। देखो, अगर हमारा प्राइमल अनबाउंडेड है तो जो हमारा डुअल होगा द एसोसिएटेड डुअल विल बी इनफिजिबल सॉल्यूशन। इफ द प्राइमल हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन देन द एसोसिएटेड डुअल हैज एन इनफिजिबल सॉल्यूशन। फोर्थ, अब हमारे प्राइमल के पास इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा तो हमारा डुअल कैसे सॉल्यूशन को ऑब्टेन करेगा। इफ द प्राइमल हैज एन इनफिजिबल सॉल्यूशन, if the primal has an invisible solution then associated dual has either be the unbounded or be the invisible solution। तो unbounded or invisible solution, this is your third and this is your fourth। clear। अब फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में यह है कि अगर आपका कोई भी any of the वेरिएबल इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन प्राइमल, एनी ऑफ द वेरिएबल इज अनरेस्ट्रिक्टेड। जैसे मैंने कहा कि मैंने 2 इक्वेशंस लिए हैं और मेरे पास 2 वेरिएबल है। सेकंड वेरिएबल मेरा लिखा है x2 इज अनरेस्ट्रिक्टेड, तो मेरी डुअल की जो सेकंड कंस्ट्रेंट होगी वो मेरी इक्वालिटी होगी, ठीक है। सो इफ rth वेरिएबल, rth की जगह w rth कर लो, मतलब x1 x2 x3, ये w x1 x2 x3 कोई भी वेरिएबल बना लो इसको। अनरेस्ट्रिक्टेड इन प्राइमल, तो क्या होगा, द rth कंस्ट्रेंट इज इक्वालिटी इन एसोसिएटेड डुअल, ठीक है। प्राइमल में अगर एक वेरिएबल मुझे अनरेस्ट्रिक्टेड मिल रहा है तो डुअल में वही नंबर की कंस्ट्रेंट मेरी क्या होगी, इक्वालिटी होगी। इसके बाद यहां पे आएगा सिक्स्थ, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, यूजुअली आ जाता है
और ये स्टेटमेंट अगर आपको इनके एग्जाम्पल्स देखना हो तो जो आपकी कॉलेज के टाइम की बुक्स होंगी ना उनमें देखना, इनकी थ्योरम्स के प्रूफ्स और इनके क्वेश्चंस हैं, अगर वो एक बार देख लोगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल, ये डायरेक्ट ऐसे ही आ जाता है, ये स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th एक है वीक डुअलिटी थ्योरम से, इफ x and y are feasible solutions of primal and dual problems, एक्चुअली यहाँ स्पेस नहीं बची है, if x and y are the feasible solution of primal and dual problem, then the relation between their objective function is, कैसे इनका objective function का relation होता है देखो, max of zp is less than equal to min of zw। 2022 पे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये स्टेटमेंट्स ही थे एंड आई थिंक 2 मार्क्स का था, मल्टीपल सेलेक्ट था। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिस फिजिबल सॉल्यूशन पे बेस्ड जो थ्योरम है वो वीक डुअलिटी है कि दोनों सॉल्यूशन फिजिबल होने चाहिए और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम होगा उसकी साइड ग्रेटर देन का साइन आएगा। ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ मेरा डुअल मिनिमम का है तो ग्रेटर देन डुअल का होगा, अगर मेरा प्राइमल मिनिमम का हो जाता है तो मेरा प्राइमल में ग्रेटर देन का साइन होगा, ठीक है। दिस यू हैव टू कीप रिमेंबर। सो ये स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, मतलब पूरे के पूरे आज के लेक्चर को, लेकिन ये मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया। अब इन पे बेस्ड करते हैं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। चलिए ध्यान से पढ़िए। फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स डुअल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, हमें नॉट ट्रू के बारे में बताना है, ठीक है ना। द डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल, अभी आपको स्टेटमेंट बताया कि डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल, सो यह स्टेटमेंट भी ट्रू है। इफ द प्राइमल LPP हैज़ एन अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैंने ये बताया था ना अनबाउंडेड सॉल्यूशन, देन द डुअल ऑफ द LPP इज इनफिजिबल, ये भी सही है। इफ द प्राइमल ऑफ द LPP इज एन इनफिजिबल सॉल्यूशन, तो डुअल क्या करेगा, डुअल के पास या तो अनबाउंडेड होगा या इनफिजिबल होगा, तो यहाँ दिया है द LPP हैज़ अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, रॉन्ग, अनबाउंडेड और इनफिजिबल सॉल्यूशन कोई भी एक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होकर आपको कंडीशंस मतलब रेस्ट्रिक्शंस को शो कर रहा है और रीजन आपको क्या मिल रहा है, मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। If the primal LPP has a finite optimum solution, then the dual also has a finite optimal solution। सबसे पहला स्टेटमेंट था कि अगर प्राइमल का सॉल्यूशन आपको फाइनाइट मिल रहा है तो जो एसोसिएटेड डुअल होगी वो भी आपकी फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही रखेगी। सो इसमें जो रॉन्ग होगा आपका दिस इज नंबर सी, मतलब तो जो सी वाला है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है, सी इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2021 का है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कंसिडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू हमें 3 कंस्ट्रेंट दिया और हमें ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द डुअल पूछा है, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे विथ द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में क्या बताया था, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है x1 और x2 की, उसके बाद उसको प्लॉट करना है। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको देखो थर्ड में दिखाई दे रही है क्या होगी 0 3 और 3 0। मैंने कल आपको बताया था ट्रिक की, जो भी डायरेक्ट आपके जिसमें कोफिशिएंट्स 1 1 हो तो आप उनको डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें देखो क्या आएगा, सेकंड वाले में क्या आएगा, x2 को 0 किया तो x1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी -1 और इसमें आ जाएगी 1, ये दोनों तो डायरेक्ट ही होगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके देख लो, x2 को आपने 0 किया तो x1 की वैल्यू आ गई आपकी 3 और x1 को आपने 0 किया तो x2 की वैल्यू आ गई 6। कोफिशिएंट्स आपके आ गए, मतलब कोऑर्डिनेट्स जो है। अब इनको हम प्लॉट कर लेते हैं, x1 and x2। वन टू थ्री, x2 कहाँ तक जा रहा है, x2 जा रहा है 3 तक और x1 जा रहा है अपना 6 तक, 3 4 5 6, ठीक है ना। तो पहला आपका ये हो गया -1 0 और ये आपका है 0 1, तो एक लाइन तो ये ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन 0 3 3 0, तो 1 2 3 और एक ये है 1 2 3, तो ये हो जाएगी। सब लेस देन है तो मैंने बताया था सिंबल लेस देन का हो तो ओरिजिन के पास का एरिया, टूवर्ड्स द ओरिजिन वाला एरिया होता है, मतलब इसमें भी इनसाइड का एरिया है, इसमें भी इनसाइड का है। नेक्स्ट है आपका 6, x2 में 6 है
0.06 और x1 में है आपके पास 30, मतलब यही वाली लाइन। तो हमें एरिया कौन सा मिला है इसमें, देखिए इसमें भी इनसाइड, इसमें भी इनसाइड, इसमें भी इनसाइड, तो दैट मीन्स दिस दिस दिस, हमें 3 मिले हैं पॉइंट्स A B C। इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, जो मैक्सिमम होगा वह वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए A की वैल्यू आपको पता है 0 और -1 है, और C की वैल्यू हमें पता है 30 है। हमें B की वैल्यू फाइंड करनी है। B इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स, और कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। आई जस्ट राइट इट हेयर एंड आई विल सॉल्व इट हेयर इटसेल्फ। -x1 + x2 इज इक्वल्स टू 1 एंड x1 + x2 इज इक्वल्स टू 3, सो 2x2 इज इक्वल्स टू 4 एंड x2 इज इक्वल्स टू 2। x2 की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो -x1 इज इक्वल्स टू -2 + 1 इज इक्वल्स टू -1, सो x1 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 3 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। 1 3 आर द कोऑर्डिनेट्स। अब वैल्यू पुट करते हैं। ZA आपका कितना आएगा, -3, ZB आपका आएगा 2 + 3 3 = 9, ओ सॉरी 1 3 नहीं है, 1 2 है, इसको सही कर लेना, ठीक है ना। 1 2 है, तो पहले वाले का आंसर आएगा आपका -3, नेक्स्ट वाले का आएगा 3 2 = 6, 6 + 2 = 8, और ZC का आंसर आएगा 3 2 = 6। मैक्सिमम टाइप का पूछा है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, अब आंसर आएगा 8। ZB इज़ योर 8। ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन गिवन था प्राइमल का, आंसर भी मिला है प्राइमल का। क्वेश्चन में पूछा गया है डुअल, क्वेश्चन में पूछा गया है डुअल, ध्यान से देखो। तो क्या हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि आपको इसके लिए थ्योरम पता होनी चाहिए। मैंने अभी आपको ये स्टेटमेंट बताया था, अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पे देखो ये वाला, कि ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आर सेम फॉर प्राइमल एंड डुअल। तो हमने प्राइमल की ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करी है, जो है 8, तो हमारे डुअल की भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी 8। इसलिए हमने प्राइमल को सॉल्व किया, लेकिन वो वैल्यू हमारी डुअल की भी होगी, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का था, और अब आया है ये क्वेश्चन, ये भी 2021 का गेट का क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। देखो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ना, आपको थ्योरम्स जो मैंने बताई वो सब ध्यान होंगी, तो अब वो सारे कॉन्सेप्ट का जस्ट हमें यहाँ यूज़ करना है। कंसिडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है मैक्सिमाइजेशन टाइप का। वी हैव 3 कंस्टेंट, तीनों की तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेस देन सिंबल है। x1 x2 आर द वेरिएबल्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉन नेगेटिव लिए हैं, ठीक है। सो एंड सो बी और सी, इन सब के बारे में बता दिया। यहाँ से आपका क्वेश्चन एक्चुअली स्टार्ट होता है। लेट PQ बी अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ P। हमें प्राइमल के लिए कुछ फिजिबल सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, जिसमें से एक फिजिबल सॉल्यूशन हमारा PQ है। अगर PQ इसका फिजिबल सॉल्यूशन है, तो मैं क्या करती हूँ, उन फिजिबल सॉल्यूशंस की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करती हूँ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ZP इज इक्वल्स टू P x1 + Q x2। इस तरीके से लिख सकती हूँ। फिजिबल सॉल्यूशन है तो मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोई वैल्यू देगा, है ना। सच दैट PC1 + QC2 इज इक्वल टू 6। तो उन्होंने कहा है, ओ सॉरी, हाँ, यहाँ C1 आएगा और यहाँ पे C2 आएगा, क्योंकि हमें वेरिएबल्स की वैल्यू मिली है P और Q, ठीक है, ना कि कॉस्ट वेक्टर्स की। सो PC1 + PC2 जब हमने किया तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल रही है C, मतलब ये हमारा एक फिजिबल सॉल्यूशन से ऑब्टेन सॉल्यूशन है, ठीक है। एंड फिजिबल सॉल्यूशन से ऑब्टेन सॉल्यूशन है, ओके। हमने ये नहीं कहा कि ये ऑप्टिमल है, लेकिन हमें ये ऑब्टेन फिजिबल सॉल्यूशन। एंड लेट ऑल द फिजिबल सॉल्यूशंस, जो x1 x2 इस तरीके के बाकी फिजिबल सॉल्यूशंस हैं P के, वो इस रेंज में लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो बाउंडेड आ रहे हैं, फिजिबल सॉल्यूशंस बाउंडेड आ रहे हैं। मैं रीजन की बात नहीं कर रही हूँ। जब हम लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं, हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं इस कॉमन रीजन के, वो कोऑर्डिनेट्स हमारे फिजिबल सॉल्यूशंस बनाते हैं, वो हमारे बाउंडेड आ रहे हैं। रीजन का हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते, मे बी कोई कुछ और रीजन आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में बात नहीं की गई है। सो ये हमारे फिजिबल रीजन को दिखाता है, मतलब सॉरी फिजिबल सॉल्यूशंस को बताता है कि फिजिबल सॉल्यूशंस का जो सेट है वो बाउंडेड है। -5 से लेकर 12 की तक की बीच की सारी रेंज की वैल्यूज आ रही हैं जब हम फिजिबल सॉल्यूशंस की वैल्यू अपने मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं पूछा क्या है। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
देन द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू फाइंड करना है, ठीक है। तो ट्रू वाले देखते हैं, नॉट ट्रू अपने आप पता चल जाएगा। P हैज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्या P के पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा? हैज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जब हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशंस एक बाउंडेड रेंज में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इनमें से ही कोई मैक्सिमम वैल्यू बनेगी और वो मैक्सिमम वैल्यू हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगी, तो P के पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा ट्रू है, ठीक है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो इसी से रिलेटेड, द डुअल ऑफ द P हैज़ एटलीस्ट वन फिजिबल सॉल्यूशन। हमने क्या पढ़ा था कि इफ़ P हैज़ ए फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन Q, मतलब द डुअल ऑल्सो हैज़ ए फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इफ़ P हैज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन डुअल ऑल्सो हैज़ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इट मीन्स कि इफ़ P हैज़ फिजिबल सॉल्यूशंस देन डुअल एटलीस्ट हैज़ वन ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशंस। अगर P के पास बहुत सारे फिजिबल सॉल्यूशंस या सारे सॉल्यूशंस फिजिबली मिल रहे हैं तो डुअल के पास कम से कम एक सॉल्यूशन तो फिजिबल मिलेगा ही ना, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा कि ट्रू होगा, P हैज़ एटलीस्ट वन फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। ज़्यादा ही होंगे लेकिन कम से कम एक फिजिबल सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ़ y1 y2 y3 इज़ ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए डुअल ऑफ P, ठीक है। y1 y2 y3 किसके सॉल्यूशन है? फिजिबल सॉल्यूशन है हमारे डुअल के ऑफ द गिवन प्राइमल। तो क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा? अभी मैंने आपको एक वीक डुअलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट बताया था कि अगर x एंड y आर द फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ प्राइमल एंड डुअल देन द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ द प्राइमल, द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्राइमल अगर मैक्सिमाइजेशन टाइप का है और डुअल अगर मिनिमाइजेशन टाइप का है देन द रिलेशन विल बी such the objective function of the primal is less than equal to the objective function of the dual। so यहाँ पे देखो क्या बनाया गया, ये हमारा मैक्सिमाइजेशन टाइप का है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है? मैक्सिमाइजेशन टाइप का है। तो जो इसको हम ZC लिख सकते हैं और ZC की हमारी एक फिजिबल सॉल्यूशन की वैल्यू क्या दी है? 6 दी है। अब मैं फाइंड करती हूँ Z ऑफ डुअल इसने बनाया है y1 से, तो Z में ये लिख लेती हूँ, ZX लिख लो यहाँ पे समझने के लिए, यहाँ पे ZY लिख लो। तो ये डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये मेरे प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसको अगर मैं लिखूंगी इस फॉर्मेट में तो कैसे लिखूंगी? इनकी हेल्प लेके, सो B1 y1 प्लस B2 y2 प्लस B3 y3। मैंने आपसे कहा था कि Z ऑफ प्राइमल मतलब Z ऑफ X इज लेस देन इक्वल टू Z ऑफ Y, तो लिख दीजिए यहाँ पे 6 इज लेस देन इक्वल टू B1 y1 प्लस B2 y2 प्लस B3 y3। यही चीज़ ऑब्टेन हुई है ना। तो ये हमें किससे मिला? हमें मिला है वीक डुअलिटी थ्योरम से। क्लियर है? सो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। इट मीन्स जो B है वो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है और वही हमारा आंसर होगा। अब B फॉल्स क्यों है वो भी समझो। द फिजिबल रीजन ऑफ द P इज़ ए बाउंडेड सेट। हमें फिजिबल रीजन के बारे में क्वेश्चन से कुछ भी नहीं पता चल रहा है, ना हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं ना हमारे पास राइट हैंड साइड वैल्यूज़ हैं। तो फिजिबल रीजन के बारे में हम कुछ अजम्पशन नहीं लगा सकते और उसके बारे में जब कोऑर्डिनेट्स ही नहीं बता सकते तो बाउंडेड या अनबाउंडेड की बात हम नहीं कह सकते, है ना। सो आई होप क्लियर होगा। इसका है क्वेश्चन का आंसर है B ऑप्शन, ठीक है ना। सो B इज़ द करेक्ट आंसर। फाइन, कि दैट मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसी के साथ यहाँ पे डुअलिटी चैप्टर जो लेक्चर है टॉपिक 2 फिनिश हुआ है। आई होप क्लियर हुआ होगा। डुअलिटी में एक कन्वर्जन और दूसरा इसके स्टेटमेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और कुछ ट्रेंडिंग भी है कि वीक डुअलिटी स्ट्रॉन्ग डुअलिटी तो हमेशा आते हैं, तो उसको तैयार करिएगा। नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आपके साथ जो फ्रेंड्स प्रैक्टिस कर रहे हो गेट एग्जाम की तो उसके साथ शेयर करिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।